गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तेजी के साथ जुड़ जाएंगे सभी लोग, क्लास करेंगे स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो डेली वाइज रूटीन, हाँ दुर्गा जी क्या कह रही हैं? में लगा है, रूटीन में लगा, रूटीनिंग में लगा है। अरे उसके कोई बात नहीं है, टॉपिक अब मैं इसको नहीं कर सकता, सही ना। चलिए तो स्टार्ट करें। कल आपने देखा कि संविधान, आवाज वगैरह सब सही है ना, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से। कल हमने देखा दोस्तों कि संविधान क्या होता है। संविधान को ना हमने सिर्फ जाना, एक आसान भाषा में हमने समझा, बल्कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा, यानी डिफरेंट बेसिस पर, अलग अलग आधारों पर संविधान के कितने प्रकार हैं, और उन सभी प्रकारों पर हमने बात भी की, सबको समझा, सबको जाना। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमारा जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान का जो रूप हमें आज देखने को मिलता है, ऐसा था नहीं। धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास होता गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे भाई जो हमारा संविधान है वो कैसे आज वर्तमान स्वरूप में आया, कैसे बना, जो आज हमें दिखता है, जितने भाग हैं, जितने अनुसूचियां हैं, वो सब कैसे है अस्तित्व में है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यानी हम जो संवैधानिक विकास यात्रा है, संविधान को बनने की जो यात्रा है, कैसे कैसे किस किस फॉर्म में बनी, और सबसे पहले वो कौन सा अधिनियम था जो भारत के लिए, भारत उपमहाद्वीप के लिए लागू किया गया, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, वीडियो नहीं आ रहा, रिजॉइन कीजिए, रिजॉइन करेंगे सभी लोग जिनको भी वीडियो में प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है, हम जानेंगे कि भाई संविधान का, मान लीजिए जैसे, एक सेकंड। तो द पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इनको 2 प्रकार में हम डिवाइड कर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर संकेत कर रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, तो 2 प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी भारत में जो ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग था, वो 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। हैंड रिटन पढ़ाइए, हैंड रिटन भी होगा, समझाऊंगा भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इंग्लिश वाले भी हैं, तो उनको, उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो जाए। सभी पॉइंट्स को अच्छे से मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, जो कल बताए हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं अविनाश जी। पहला चैप्टर है चैप्टर 1, भारत का संवैधानिक विकास। चैप्टर 1, भारत का संवैधानिक विकास। हेडिंग डालेंगे सभी लोग। भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम 2 चरणों में बांट के देखते हैं, अभी आपने देखा भी। तो जैसे 2 चरणों का मतलब यहां पे क्या है, एक तो वो चरण था जिस चरण में कंपनी का शासन था। किसका शासन था? कंपनी का। एक वो चरण है जिसमें कंपनी का शासन था। क्लियर? अब ये शासन कब से कब तक था? तो ये था दोस्तों 1773 से लेकर कब तक? 1853 तक। मतलब 1773 ईस्वी से लेकर के एडी 1853 तक के अधिनियम का हम कंपनी के शासन के तहत मानते हैं। तब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। समझ में आ गया? रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड
दूसरा है ताज का शासन। ताज का शासन मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का शासन। ताज के शासन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 1858 के एक्ट से 1858 से 1947 तक ताज के शासन के तहत, समझ में आया? तो दो प्रकार से हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे भाई कंपनी के शासन के तहत, जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, तो कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए और कैसे कैसे ब्रिटिश संसद द्वारा आगे विस्तार हुआ इन अधिनियमों का, इन नियमों का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कंपनी के शासन के अंतर्गत, किसके शासन के अंतर्गत? कंपनी के शासन के अंतर्गत सबसे पहला कंपनी का शासन, और इस शासन के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला अधिनियम है 1773। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले समझेंगे, अभी लिखने नहीं है, अभी समझिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये पहला प्रयास है, ये प्रथम प्रयास है कंपनी पर, प्रथम प्रयास था किस पर? कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का। यानी अब देखिए, अब लगभग विस्तार कर लिया था अंग्रेजों ने भारत में, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको लग, चूंकि प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, अब उसको लग रहा है कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य हमको मिल रहा है, हमारे लिए एकदम पूरा तैयार कर दिया इन्होंने तख्तो ताज, तो क्यों ना हम सीधे जाके अधिकार करें। और अधिकार ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते भाई, बनाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है वो। अब हम करेंगे क्या कि हम लेंगे बहाना, हम ढूंढेंगे बहाना कि कोई बहाना मिल जाए। तो ये बहाना तमाम बीच बीच में देते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सभी। उसी में ये पहला प्रयास हुआ जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, और ये किसके लिए था? कंपनी के लिए था, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए था कि भैया हो अब बस करिए, ठीक, अब आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। समझ पा रहे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या हो गया? चलिए, तो प्रथम प्रयास था किस पर? कंपनी के नियंत्रण पर। और कहा क्या गया? कहा गया भैया ऐसा है ना कि इसका जो उद्देश्य है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, अच्छे समझिए बिल्कुल, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेट करना मतलब रेगुलेट किसको करना? कंपनी को रेगुलेट करना ना, रेगुलेटिंग अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो है इसमें दो चीजें हुई। जैसे सबसे पहले नोट करते हुए चलेंगे, अब इसको नोट करना है, समझते हुए नोट भी करना है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था भाई? 1773 का एक उद्देश्य था, और दूसरी चीज हम देखने वाले हैं कि इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है। प्रमुख प्रावधान क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या चेंजेस किए गए। क्लियर? ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम को क्यों लाया गया, और इसके जो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम देखेंगे। तो उद्देश्य बताया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, दो प्रकार के उद्देश्य बताए गए, गिनवा दिया गया भैया उद्देश्य ऐसा है कि दो है। हम ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित नहीं कर रहे हैं, उद्देश्य दो है। पहला क्या? तो ये जो कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कंपनी में जो करप्शन फैल गया है उसको दूर करने के लिए, और दूसरा क्या? कंपनी का कुप्रशासन, यानी
कुप्रशासन का मतलब है दोस्तों कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल चौपट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के लिए हम ये एक्ट ला रहे हैं। इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए इन दोनों को दूर करने के लिए। क्लियर है? आज मेरा थोड़ा हेल्थ सही नहीं है दोस्तों, दवा भी लिया अजीब अजीब से, मतलब बीच बीच में। चलिए स्टार्ट करें। उद्देश्य का मतलब है कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए ये अधिनियम आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देख लेंगे, 3-4 जो प्रमुख प्रमुख प्रावधान थे इसमें, उन प्रावधानों को हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्रावधानों को मैं यहाँ पॉइंट आउट करके लाया हूं बढ़िया बाकायदे एक एक पॉइंट में। नहीं, थोड़ा सा आज अजीब सा मतलब दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ना नहीं, इतना नहीं छोड़ना नहीं। चलिए, तो यहां पर उद्देश्य एंड जो प्रमुख प्रावधान है उनको, तो उद्देश्य तो आपने देख लिया कि भाई 2 उद्देश्य थे, इनको दूर करना था। ठीक है, अच्छा दवा बता देंगे फैयाज जी। दवा ये है कि मेरे जो स्टमक है इसमें कुछ पेन हो रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ हो रहा है, बहुत अंदर अचानक से रह रहा है कि तेज हो जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर तेज, फिर कम, जबकि मैंने खाया भी नहीं सुबह से कुछ ऐसा। नहीं, एसिडिटी में पेन इस तरीके से नहीं होता है, अजीब पेन है, मतलब वो दिखाना है डॉक्टर को भी, जाकर दिखा लूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट देखिए, उद्देश्य देखिए। अब प्रावधान इसके हम प्रमुख प्रमुख प्रावधान देखेंगे कि इसके प्रावधान क्या है। पहला, एज पर दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल। पहला चीज हुआ ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गया? अब गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम के अनुसार, नोट करते हुए चलिए, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल का जो राज्य गवर्नर था, यहाँ राज्यपाल की जगह पर गवर्नर शब्द का इस्तेमाल करिए, वो गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला चीज हो गया, नोट कर लिया। आगे दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज हुई, दिस एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी देखिए, 3 प्रेसिडेंसियां प्रमुख प्रमुख थी, आप लोगों ने इतिहास में देखा होगा कि जो 3 प्रेसिडेंसियां थी उनमें पहला था बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई। ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी। अभी तक क्या था, जितना अधिकार बंगाल को था उतना ही बंबई को भी था, उतना ही मद्रास प्रेसिडेंसी को भी था। अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको कर दिया गया, भैया बंगाल को ज्यादा पावर दे दी गई, इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन कर दिया गया इन दोनों प्रेसिडेंसियों को, मद्रास और बंबई को भी। ठीक है ना, सुप्रीम लीडर वाला मतलब स्थिति हुई कि भाई आप थोड़ा सुप्रीम है और आपके 2 सबऑर्डिनेट, 2 छोटे भाई हैं आपके। ठीक है, अच्छा साइड हो जाए तभी ना लिखें। बताइए, साइड हो गया भैया, लिखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल किसी ने अभी बताया भी था कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने ना, तो इसको भी नोट अभी कर लेंगे। हालांकि यहाँ नोट होगा कहीं ना कहीं, पॉइंट तो होगा ही कहीं ना कहीं। चलिए, दूसरा ये हो गया कि अधीन कर दिया गया, बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल के अधीन बना दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, यानी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर को असिस्ट करने के लिए। जो गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, उनको सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्यों की एक नई क्या बनी, समिति परिषद बनी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका नाम है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन सदस्य थे? तो सदस्य थे मानसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बर्वेल। रिचर्ड बर्वेल यहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया होगा, जरा लिख लीजिए। 4 सदस्यों की परिषद,
ठीक है। 4 सदस्य कौन कौन से थे? 4 सदस्य कौन कौन से थे? लिखिए। पहला लिखिए जॉर्ज मानसन, या मानसन ऐसे लिख लीजिए, मानसन, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, बर्वेल। मानसन, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड बर्वेल, ये 4 सदस्य थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी वॉरेन हेस्टिंग्स साहब की, उसके यही 4 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए लिख लीजिए, नाम इनका लिख लीजिए। लिख लिया नाम? नेक्स्ट, अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1774, यानी इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहां पर? एट कलकत्ता, कलकत्ता में। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस था, एक चीफ जस्टिस था जिसका नाम था, मुख्य न्यायाधीश को लिखेंगे हिंदी में, मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, इस तरीके से लिख लीजिए, सर एलिजा इम्पे, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अदर जजेस थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे, कौन कौन से थे? हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। नोट करेंगे, हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर, 3 अन्य। यस अनिल। हाँ, नाम याद करना होगा, पूछ सकता है नाम। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें 3+1 ये रूल था, 1+3 ऐसे कर लेंगे, एक चीफ जस्टिस, 3 अन्य जजेस। क्लियर? हाँ, ऐसे ही फॉर्मेट बना के ही मैं पढ़ाता हूँ संजीव जी। फ्लो चार्ट के जो द्वारा पढ़ते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हो गया? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? ये सारे पॉइंट्स आपको बैक कर दिया नीतू जी, बैक कर तो दिया? बताइए, सारे पॉइंट याद रहेंगे हमेशा, भूलेंगे तो नहीं? इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है, इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। अब देखिए भाई, थोड़ा सा दर्द है तो इसलिए कमेंट में ये मत लिख लीजिएगा नो एनर्जी। कई जो है स्टूडेंट मैंने देखा कि जब रेट करते हैं ना, नीचे कमेंट में लिख देते हैं, पहले तो 4 स्टार देते हैं और उसके बाद नीचे लिख देंगे नो एनर्जी। ठीक, आगे बढ़े। अब इसके बाद 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था, लेकिन हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1773 में जो कमियां रह गई थी, इस अधिनियम में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1774 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए, यानी उसमें जो भी समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए। और देखिए, जो कारण था इसका, कारण तो वही था कि भाई कंपनी पर थोड़ा और नियंत्रण स्थापित करिए। धीरे धीरे ही तो नियंत्रण करेंगे, थोड़ा और नियंत्रण, थोड़ा और कंट्रोल बढ़ाने के लिए, कंपनी पर थोड़ा और कंट्रोल बढ़ाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। बैक स्लाइड, इतना
आप लोग बैक और ये मत बोलिए भाई। चलिए एक बार लास्ट बार मैं कर रहा हूँ बैक। ये आपने लिखा था सुप्रीम कोर्ट वाला और ये है 1773 वाला। इतना आगे पीछे मत करवाइए, समय नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए देख लिया। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला प्रावधान तो भैया इसमें आपने देखा कंपनी के जो नियंत्रण था उसमें वृद्धि कराया गया। दूसरा क्या था, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथककरण कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ, दो तीन चीजें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट, उसको भी लिख लीजिएगा, भी दिखा दूंगा कुछ बातें, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए जिससे कि याद रहे। 1784 में इसमें क्या हुआ, इसमें पहली चीज तो ये हुई कि जैसे कि मैंने बताया कंपनी पर कंट्रोल बढ़ा दिया गया। कंपनी पर कंट्रोल को और बढ़ाया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, कंपनी के राजनीतिक पॉलिटिकल एंड व्यापारिक जो कार्य थे, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, उनको कर दिया गया पृथककरण। राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, इनको क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया दोस्तों, पृथक कर दिया गया। ठीक है, यानी अब ऐसा नहीं कि जो अधिकारी राजनीतिक कार्य करें वही ट्रेड वाला भी संभालेंगे, नहीं, ट्रेड के लिए कुछ और होगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ और होगा। बीओडी और बीओसी, यस अनिल, समझ तो गए आप भाई, ठीक है, समझ गए। राजनीतिक कार्य के लिए कंपनी के राजनीतिक कार्यों के लिए क्या किया गया, नियंत्रक बोर्ड, इसके लिए क्या किया गया, नियंत्रक बोर्ड स्थापित किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्य अब कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, व्यापारिक कार्य देखेंगे बोर्ड ऑफ काउंसिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको बोलेंगे नियंत्रक बोर्ड, और इसको निदेशक बोर्ड, हिंदी में निदेशक बोर्ड या निदेशक मंडल, और ये क्या है, नियंत्रक बोर्ड। समझ में आ गया, नियंत्रक और निदेशक। क्या अरुण जी, बिहार का बैच लिया है, मजा ही है कुछ पढ़ने का, बिहार का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। अरुण ACMT, मजा आ रहा है पढ़ के, कहां से, उत्तर प्रदेश में आप, जियो इतनी इजी लगने लगी है। और कुछ लोग जितेंद्र सर से बोले, सर ज्योग्राफी आप पढ़ा दीजिए, बागपत से, अच्छा, पश्चिमी यूपी से, माही सिंह वाराणसी से हैं आप, बहुत बढ़िया। और अच्छा, यूपी से भी हैं क्या आप में से कई लोग, आप में से कितने लोग यूपी से हैं, धन्यवाद धन्यवाद। बिहार से तो है ही है, सब लोग बिहार से, यूपी से भी हैं। चलिए, हो गया, डन, आगे बढ़े। अच्छा, अनु भी हैं, अनु, नीतू, सहबाज, एक वीक पहले ज्वाइन किया है सर आपका, सर आपका ज्योग्राफी क्लास देख रहा हूँ, अमेजिंग सर जी, बहुत समझ आया, अब तक हार्ड लगता था। संजीव जी, चलिए बहुत बढ़िया। पूर्णिया से है निधि जी आप, वेरी गुड। चलिए इसको लिख लिया इसको,
देखिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो मतलब क्रक्स है जो ना, वो यही है, क्रक्स यही है। अरे रिकॉर्डेड वीडियो शहबाज रिकॉर्डेड है उसमें, आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे उसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े होंगे, सारे पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड होंगे वहाँ पे, है ना, व्यू कर सकते हैं उसको, देख सकते हैं। और अगर आप लाइव पढ़ेंगे तो लाइव में मैं हैंग आउट के रूप में दे देता हूँ, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, सारे पीडीएफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो अब इसके जरा थोड़ा प्रावधानों को क्या है, तो 1774 की इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ध्यान दीजिए, पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। किस शब्द का? तो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ठीक, अब देखिए, अच्छा प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है क्या? बना होगा प्लेलिस्ट भाई। A court of director was formed for the commercial operations and 6-member board of control were appointed. गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज रिड्यूस्ड, अब देखिए कम कर दिया गया। एक और इसमें बात हुई कि जो गवर्नर जनरल का भी 1773 में आपने देखा 4 मेंबर्स थे, उनके संख्या को कम कर दिया गया, अब 3 मेंबर है, केवल 3 सदस्य उसमें, इसको भी नोट कर लीजिए। ढूंढना पड़ता है डेट वाइज, पता नहीं क्या किए हैं लोग, समझ में नहीं आता है। चलिए इसको कर लीजिए, डन, लिख लिया? जैसे लिख लेंगे मुझे जरा बताएंगे। वो पूरा जो एप्लीकेशन का ऑपरेशन है ना, वो जो संभालते हैं वो अलग लोग हैं, अब उसमें मैं कुछ उनसे बोल नहीं सकता। हाँ, मैं मैनेजर सर जो है उनसे बोल सकता हूँ कि सर इसको जरा देख लीजिएगा, बाकी वो अलग टीम है पूरी जो एप्लीकेशन वाला सब देखते हैं। नेक्स्ट, नोट कर लिया, डन। अब 3 हुए, इनका काम क्या है? अरे काम है अभी अविनाश देखा तो, असिस्ट, सहायता देना गवर्नर को, जो गवर्नर जनरल है उसको सहायता प्रदान करना। मान लीजिए किसी मुद्दे पर विचलित हो गया, अब ऐसा है कि भाई 4 लोगों, अगर 4 लोग आपको सलाह देने वाले होंगे तो बेस्ट हो जाएगा। हो सकता है कि जो आप किसी मुद्दे को लेकर के सोच रहे हैं, जिस नजरिए से आप उसको देख रहे हैं वो नजरिया गलत हो, आपको लग रहा है सही है, लेकिन जब 4 लोगों से आप पूछेंगे तो तमाम नजरियों से परिचित होंगे, तो जो बेस्ट होगा वो करेंगे ना, तो इसीलिए होती है, इसीलिए तो मंत्री परिषद वगैरह होता है। नेक्स्ट, हो गया डन। फैयाज लूसेंट की आती है एक साइंस, ठीक है, उसको आप ले लीजिए, लूसेंट की साइंस आती है, या फिर जो है एमसीक्यूज वाला चाहे ले लीजिए, उसमें तमाम जो है प्रैक्टिस पेपर है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज लूसेंट का साइंस पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अगला, अगला है चार्टर एक्ट 1813, काफी इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1813 लिखिए, चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हुई, अब आई थिंक तीनों को मैंने लिखा है क्या? नहीं, 2 ही लिखा है। पहला हुआ किसने भारत के साथ व्यापार पर, ट्रेड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का भी एकाधिकार है कि भैया अगर भारत में जाकर के ट्रेड करना है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगा। भारत के साथ ट्रेड करना है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अदर बिजनेस नहीं कर सकते। अब उसको समाप्त कर दिया गया, भैया अब सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया, आपको बिजनेस करना इंडिया के साथ जाइए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 क्षेत्रों पर, एक चाय पर, दूसरा चीनी पर, जो उनका मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसको बनाए रखा गया। ठीक है, तो जो भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार को छोड़कर सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोला गया। चाय का व्यापार, और यहीं पे लिख लीजिए चीनी का व्यापार, चीनी के साथ व्यापार, मतलब कि 2 चीजें हुई। देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना होगा कि भाई
1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या क्या बातें हुई, तो मैंने बताया 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं? पहला हुआ कि अभी आपने देखा कि जो कंपनी का भारत के साथ या भारत में व्यापार का जो अधिकार है, भारत में व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय का व्यापार, चाय का ट्रेड, ठीक है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, इन दोनों पर अभी भी उनकी मोनोपोली बनी हुई है। यानी इस पर 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना है, मतलब कि बना रहा, ऐसा बना रहा, एकाधिकार बना रहा, मोनोपोली भी बनी रही। 20 साल के लिए भी मोनोपोली है। चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और जो चीन के साथ व्यापार होगा उसको भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज इसमें ये हुई दोस्तों कि जो मिशनरियां थी, ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश किया गया। मिशनरियों का भारत में प्रवेश क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई ऐसा है ना, सबको अब तो बनाएंगे, हम ईसाई बनाएंगे ना। साउथ में बहुत ईसाई बने। जब हम धर्म परिवर्तन कर देंगे इन लोगों का, तब इनके अंदर से जो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को लेकर के जो प्राउड है, घमंड है और उसके बेसिस पर लड़ने चले आते हैं हमसे, वो कम हो जाएगा। तो क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को आगमन इसी चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया कि आप लोग आइए, इनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि ईसाई बन जाएं। ठीक है, जगदीश से जॉन सीना बन जाएं। अब उसमें क्या हुआ कि तमाम परिवर्तन शुरू हो गया। उनको लोभ देने लगे कि तुमको नौकरी दे देंगे, तुमको सिपाही बना देंगे, समझ नहीं रहे हो तुमको पैसा देंगे। क्या देते हैं ये लोग तुमको? और खास तौर पर दलितों के साथ ही बहुत हुआ, क्योंकि उनको अधिकार ज्यादा था नहीं, अधिकार ज्यादा मिलता नहीं था, छुआछूत वगैरह इतना ज्यादा थी कि उनके समाज वाले लोग ने ही उनका बहिष्कार किया। और इसलिए फिर उनको मोटिवेट करना आसान हो गया इनके लिए कि तुमको बराबरी के अधिकार देंगे, साथ में बैठेंगे चर्च में, गॉड 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 ऐसे करते रहेंगे बैठ के। ठीक, तो वो लोग खूब अपना हुए। तो देखिए, और तीसरी चीज हुई, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुई कि भारत की शिक्षा पर, भारत के एजुकेशन पर, शिक्षा पर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष, भारत की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष का ये प्रोसेस किया गया। भारत की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च किया जाएगा। अभी भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आरती, अभी भी ऐसा हो रहा है। साउथ में बहुत ज्यादा ये चीज है अभी भी। चलिए, तो भारत की शिक्षा पर प्रति वर्ष, प्रति 1,00,000 मतलब प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, सिर्फ कागजी कार्यवाही थी, अस्तित्व में नहीं आया। जो उनको लाना था वो इसको लाना था, ये आ गया, इसको करना था, ये हो गया, ये दोनों चीज हो गए। ये सिर्फ पेपर में लिखा था, कभी खर्च हुआ नहीं। ठीक है, यूपी बिहार में लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। यूपी बिहार ये सब जो स्टेट है, इनमें ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार के लोग ट्रेडिशनल हैं अप्रोच, मतलब उनका अप्रोच जो है वो ट्रेडिशन को लेकर के अपने ज्यादा झुकाव है। तो यूपी बिहार में मिशनरी दौड़ा दौड़ा मारे जाएंगे, मतलब, और मार खाए भी हैं। ये उसी एरिया में रहे जहां बहुत ज्यादा दलितों के साथ शोषण वगैरह है। अब हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है, हमारे यहाँ परस्पर प्रेम बहुत है। भले ही ठीक है कि तमाम जातियां हैं, लेकिन प्रेम बहुत है। अभी जरा सोचिए कि मान लीजिए कि सबके अपने कुछ लोग होते हैं, हर गांव में कुछ दलित होते हैं, गरीब लोग होते हैं, कोई बाहरी आकर के उनसे नहीं कुछ कर सकता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा।
देखा होगा ऐसा गांव में, ठीक। भले ही आपस में हम लड़ते रहेंगे, कुछ एक दूसरे को ईर्ष्या करते रहेंगे, लेकिन प्रेम है बना हुआ। चलिए, इसलिए यहां सफल नहीं हो पाए वो लोग। आगे बढ़ेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, ये समझ में आ गया सबके? वही सेम चीज यहां पे था, लेकिन इसमें कुछ एक दो पॉइंट कम थे तो उसको मैंने जोड़ दिया। 1813 के बाद अब देखिए, जो 20 वर्ष यहां पे मैंने लिखा था ना, 20 वर्ष हो गया कंप्लीट, यानी अब आया 1833 का अधिनियम। अच्छा, 1813 में और क्या था? लिखा तो है सब कुछ। कंपनी के नियम को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चाय, अफीम, अफीम भी यहां भूल रहा था, अफीम, चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार जो छोड़कर उनका व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, पहला। दूसरा, कंपनी को उनके अधीन भारतीयों की शिक्षा में बड़ी भूमिका निभानी थी। इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए अलग से रखे जाते थे, लेकिन ये कभी अस्तित्व में आया नहीं। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट 1833। 1833 का एक्ट जो है, 1833 का अधिनियम पारित हुआ और अब 20 साल हो गए। 1813 से 20 साल हो गए, मतलब कंपनी का जो एकाधिकार था चाय और चीनी के साथ, वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, वो भी समाप्त हो गया। और दूसरा क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। जो बंगाल में अभी तक गवर्नर जनरल हुआ, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया 1833 में। ठीक है, समझ में आया? और पहले कौन बने? पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बना पहला गवर्नर जनरल भारत का, बेंटिक बना। ठीक है, नेक्स्ट लॉर्ड विलियम, अच्छा लिखा हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में रहेगा, समाप्त हो गई। अब यह क्या है, वाणिज्यिक निकाय नहीं थी, मतलब सिर्फ प्रशासन करना था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना, व्यापार खत्म, सब पूरा, कोई व्यापार नहीं कर सकते। सब लोग आ गए, ब्रिटिश नागरिक सब व्यापार करने लगा भारत के साथ, हर कोई। क्लियर? तो 1833 का अधिनियम। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, शायद लिखा हो, नहीं लिखा नहीं, कुछ और इसके इसमें कुछ लिखेंगे हम, जैसे प्रथम, इसी के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ और इसके जो चेयरमैन बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष था मैकाले। पहला जो है लॉ कमीशन बना, और पहला जो लॉ कमीशन बना उसके अध्यक्ष को किसको रखा गया? विधि आयोग को मैकाले को। क्लियर? मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बनाए गए। और अब यही जो प्रथम विधि आयोग बना और लॉर्ड मैकाले बने ना, इसीलिए इनको चौथा अध्यक्ष, चौथा सदस्य बना दिया गया। गवर्नर की काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर की, कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें चौथा सदस्य बन गया। अब देखिए, अभी तक 3 हो गए थे ना, चौथा सदस्य बन गया। क्लियर? चौथा सदस्य ये हो गया। और क्या हुआ इसमें, कुछ और प्रावधान हुए, तो इसमें भैया और प्रावधान हुआ। प्रावधान क्या हुआ कि पहली बार अपने इनके मतलब जो इनका प्रशासन था, पहली बार प्रशासन में कुछ भारतीयों की हिस्सेदारी हुई, कुछ भारतीयों को भी स्थान मिला। प्रशासन में कुछ भारतीयों को भी की भी अपॉइंटमेंट हुई, स्थान मिला। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ पहले बार भारतीय रखे गए। अब भारतीय वही रखे गए जो पूरी तरीके से अंग्रेजी विचारधारा संदर्भित थे, पूरा अंग्रेजी, मतलब उनका नाम और उनका जन्म भारत का था, बाकी पूरी तरीके से वो अंग्रेज के थे, अंग्रेजी गुलाम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 1833 का अधिनियम। ठीक है, 1833 का अधिनियम। तो अभी यहाँ पे 3 पॉइंट आपने देख लिया और 3 पॉइंट यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना, तो
जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो 1833 के हो गए। नोट कर लिया सबने? डन, आगे बढ़े। अब मैं इतना तेज पेन से अपना लिख दे रहा हूं, आप नहीं लिख पा रहे तेज तेज। बैक पीडीएफ वाला करना है, पीडीएफ वाला जरा देख लीजिए तेजी के साथ। डन, चलिए आगे बढ़े। देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आया बारी 1853 का अधिनियम, यानी ये लास्ट ऐसा एक्ट हुआ जो कंपनी के शासन के तहत था। भाई अब कंपनी का वाणिज्य तो खत्म हो गया, जो उसका ट्रेड वाला था मोनोपोली वो तो खत्म कर दिया आपने। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन बस रह गया है कंपनी के नाम पर, अब उसको भी खत्म हो जाएगा। अभी देखिएगा 1857 का विद्रोह होगा, तो कंपनी के शासन में अंतिम था चार्टर एक्ट 1853। इसको जरा समझेंगे। 1853 तो सबसे पहले देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई भारत में पहली बार 1853 के तहत। लिखिए फटाफट, यह सिविल सेवा है अनिल राज, वेरी गुड। उसके बाद मतलब कि ओपन, यहाँ पे ये क्या हुआ था, ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ, खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन हुआ सिविल सेवकों के लिए। ओपन कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया। पहले ऐसा था कि रख लिए जाते थे लोग, अब ऐसा नहीं है, पूरा एग्जामिनेशन वगैरह होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, तब रखे जाएंगे यूपीएससी। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल वर सेपरेटेड, यानी इनका जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसका कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, तथा भारत में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। भारत में पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। वही सेम चीज जो मैंने बताया अभी कि विधान परिषद हो गया। अगला, केंद्रीय विधान परिषद ने मिनी संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। ये पॉइंट बस समझते रहिए, लिखिए मत, इतना नहीं लिखना। नोट करने दे रहा हूं, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब वो एक तरीके से काम करने लगी संसद के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, संसद के रूप में। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बात हुई थी भाई, कार्यकारी और विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब विधायक के लिए विधायिका अलग बन गई केंद्रीय विधान परिषद, और कार्यकारी के लिए अलग काउंसिल बनी। ठीक है, समझ में आ गया? इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, एक मिनट देख लेता हूँ 1853 में, और कुछ नहीं। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी 1853 के लिए। ये सब इतिहास में पढ़ लिए होंगे ना, किसने शुरू की, किस गवर्नर और गवर्नर जनरल जब पढ़ा होगा आप लोगों ने। हो गया टाइम? अच्छा, अब ये देखिए, जो कंपनी के शासन के तहत जितने भी आर्टिकल, वो एक्ट्स थे, अधिनियम थे, वो सभी आपने कर लिया डन। बिल्कुल सिंपल सर, कार्नवालिस था। ठीक है, तो जितना भी कंपनी के तहत शासन था वो सब आपने कर लिया कंप्लीट। कर लिया कंप्लीट कि नहीं कर लिया? अब ब्रिटिश के तहत जितना भी शासन था, यानी 1858 के अधिनियम से हम कल देखेंगे, 1858 के अधिनियम से 1947 तक कल देखेंगे। ठीक है, कल आशा करता हूं कि कंप्लीट भी हो जाएगा आपका ये संवैधानिक विकास, कल हो जाएगा कंप्लीट, आशा करता हूं। अभी तो आप लोगों को पीडीएफ उडीएफ चला जाता। चलिए, समझ में आया? क्राउन का शासन अब आएगा 1858 के तहत। क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था कंपनी का, अब उसका सब खत्म कर देंगे, अब उसको वायसराय बना देंगे, कैनिंग साहब आ जाएंगे अब, है ना। अभी तो मुगल ही चल रहा है, तो मुगल को ज्यादा मत चलाइए, इसको मैं आपको हैंग आउट के रूप में दे रहा हूं। और हाँ, जितने भी आप
लोग हैं थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट कर दिया करिए। जैसे क्लास बंद होती है ना तो फीडबैक वाला आ जाता है। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के, उसमें अगर नहीं देना है आपको, मुझसे नाराजगी, मुझसे समझ में नहीं आ रहा पढ़ के, तो एक भी स्टार मत दीजिए, चाहे कंटेंट का हो या इंस्ट्रक्टर का हो, यानी मेरा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्लीज। बाकी आप लोग जो कहेंगे, मतलब जो चेंजेस आपको चाहिए वो चेंजेस मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं तो ऐसे पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम डाउन टू अर्थ होकर के मैं पढ़ाऊँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें सर इसको भी ऐसे करिए तो उसको भी किया जाएगा, बोलेंगे तब ना। अब वहां स्टार कम दे देंगे, इससे थोड़ी होगा कुछ, है ना। चलिए 1 सेकंड में हैंग आउट दे रहा हूँ, तो उसको आप पहले ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अरे रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा भैया। पहले मैंने सोचा था, मतलब मुझे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जितने जितने बैच में पढ़ाता था ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब लोग, मतलब अच्छे थे सब, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली आपकी बैच है जिसमें मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। क्योंकि क्या हुआ कि बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुई, जैसे मान लीजिए 1-2 दिन मैंने घर से क्लास पढ़ा दिया, हो सकता है उसका इम्पैक्ट रहा हो, जो भी था। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझे नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, सेम टाइम पर। हाँ, रिवीजन जरूर करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है, रिवीजन करना। तो इसको मैंने पिन भी कर दिया है, आप लोगों को आशा करता हूँ मिल भी गया होगा। ठीक है, अरे आप लोग भी एकदम जुबली लोग हैं यार, मस्त हैं सभी आप लोग भी। खैर, अब चलते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। थैंक यू।